नमस्कार दोस्तों। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां हैं। आज निश्चित रूप से आपकी रोटी दिल्ली में चर्चा हो रही है और दिल्ली में लगातार आपकी रोटी पर चर्चा हो रही है। अब चर्चा दो तरह की। आखिर रोटी छीनी किसने? आपकी रोटी गई कहां? जब इस देश के पास में इतना अन्न उत्पादन है कि वो दूसरे देशों का पेट भर सकता है, दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है, तो फिर हिंदुस्तान में भूखमरी क्यों है? हिंदुस्तान की धरती ने इतना अन्न उत्पादन किया है। हिंदुस्तान के तमाम सारे राज्यों, यदि कृषि उपज की बात करें तो हर तरह का अनाज हमारे यहां है। और हर तरह का अनाज होने के बाद भी कोई भूखा क्यों है? कोई बच्चा भूखा सोता क्यों है? क्योंकि वो अनाज कुछ पूंजीपतियों के गोदाम में भरा जा रहा है, क्योंकि वो अनाज कब्जा किया जा रहा है। मेरी आज मध्य प्रदेश के कुछ किसान नेताओं से और किसानों से बात हो रही थी। चूंकि मेरे मामा जी भी वहीं रहते हैं, उनका भी अपना बड़ा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम है, तो बात होते हुए हमने पूछा कि किस तरीके से। उन्होंने कहा हमारे यहाँ का गेहूं सबसे अच्छा है। हमने कहा वाह। उनका कि ये क्यों है? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो यहां पर गेहूं को लेकर के काम किया, उसी के कारण यहां का गेहूं इतना अच्छा। लेकिन आजकल एक पूंजीपति उस गेहूं को अपने गोदामों में कैद करता है। एफसीआई के गोदामों में वो गेहूं नहीं, बल्कि उस पूंजीपति के गोदामों में जा रहा है। जब पूंजीपतियों के गोदामों में सरकार गेहूं भरेगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वही हो रहा है। आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के सबसे भूखमरे देशों में से एक। फिर वही बात, इतना अनाज फिर भूखमरा? हां, बिल्कुल भूखमरा। 9 साल में इसे भूखमरा बना दिया गया है। 125 देशों में भारत 111वें पायदान पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ता जा रहा है भूखमरी की दिशा। और हालात ये हैं कि हमसे अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान है, हमसे अच्छी पोजीशन पर श्रीलंका है, जहां पर अभी हाल के दिनों में जो संकट था, हम सबको पता है कि वहां का आर्थिक संकट, वो 60 नंबर पर। नेपाल, जो कभी हमारे अनाज पर, हमारी स्थितियों पर पलता था, आज वो 69 नंबर यानी 69 नंबर पर है। इसके बाद बांग्लादेश, जिसे हमने बनाया, जो आज इस स्थिति में कि वो 81वें नंबर पर है, 81 नंबर। और चाइना तो निश्चित रूप से हमसे सबसे आगे है, सबसे अच्छी स्थिति है। और हिंदुस्तान कहां पहुंच गया? पाकिस्तान 102 नंबर पर है और हिंदुस्तान यानी नरेंद्र मोदी का भारत, देश का भारत नहीं, जो भारत हम सब मेरा भारत महान कहते हैं, राजीव गांधी कहते थे मेरा भारत महान, वो भारत नहीं, वो इंडिया नहीं। क्या आई लव माई इंडिया, ये वो भारत जो नफरत का भारत है, ये वो भारत है जो हिंसा का भारत है, यह वो भारत जो बांटने पर यकीन रखता है, ये वो भारत जो सबका हक छीन लेने पर यकीन रखता है। उस भारत की आज भूखमरी की स्थिति क्या है कि वो 111 नंबर पर पहुंच गया। 111।
125 देशों में आज हम यहां हैं, और इसके बाद जो देश हैं उनमें से शायद ही किसी देश का आपने नाम सुना हो। यानी वो देश हैं जिनको आप समझते नहीं, पहचानते नहीं। तो आप समझिए कि आज हिंदुस्तान इस हालत में हमारे विश्व गुरु ने लाकर खड़ा कर दिया है। और विश्व गुरु की दशा ये है कि यही नहीं, हम सब तमाम वैश्विक इंडेक्स में भारत को देखते आए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता वो गई गुजरी हालत में चली गई है। गोदी मीडिया एक अलग मीडिया बन गया है जो सबसे बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद में आप देखिए कि बेरोजगारी में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी बेरोजगारी आबादी वाला देश बन चुका है। इसके बाद हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वाला देश बन चुका है। जिन देशों की हम बात करते हैं वहां ये स्थिति है। आज मैं देख रहा था कि बनारस में कुछ लोग गंगा आरती कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया, वो इसलिए आरती कर रहे थे कि इजराइल जीते, फिलिस्तीन हारे और न जाने क्या क्या। कल्पना करिए क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके विश्वगुरु कह रहे थे इजराइल ये वो ये। लेकिन आज उसी भारत सरकार ने अपने ऑफिशियल जो स्टैंड जारी किया उसमें कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, सदैव से फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। फिलिस्तीन के हक जो मारे जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। अब आप समझिए क्या स्टैंड है। कभी आप यूएन में जाकर के इजराइल का विरोध करते हैं, कभी आके आपके मित्र का वहां पर पोर्ट का ठेका मिलना है तो इसलिए आके उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? विरोध होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? किसी भी आतंकवाद का होना चाहिए। यदि हमास के लोगों ने एक हमला किया हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन एक अच्छा राष्ट्र है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। इजराइल ने उसके हक मारे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हम सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। लेकिन इन अंध भक्तों को क्या कहेंगे? विश्व गुरु के इन चेलों को क्या कहेंगे? ये चेले कुछ भी बकते हैं, कुछ भी कहते हैं। उनको चिंता नहीं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कौन सी नफरत पनपी है। जिस इजराइल का 1948 के पहले नामो निशान नहीं था, जो यहूदी शरणार्थी बन के आए और उसी देश पर कब्जा कर लिया जिसने उनको सहृदयता दिखाते हुए अपना बनाया। टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने की बात होती है यदि हम इजराइल के साथ खड़े होते। यही वजह है कि हमारे देश के तमाम नेता जो पूर्ववर्ती रहे उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल का नहीं। लेकिन नफरत वाले लोग तो देते हैं क्योंकि उन्हें नफरत पनपानी है और करनी है। नेतन्याहू की स्थिति यह है, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, कि उनके देश में भी उनका विरोध हो रहा है और माना जा रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो इसलिए कर और करवा रहे हैं कि सब उनकी साजिश है, क्योंकि उनकी सत्ता अपने देश में ही कमजोर पड़ने लगी तो ये साजिश रच रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे यहां सरकार जाने को लग रही थी, लग रहा था कि 2019 के चुनाव में हार जाएंगे। अचानक हमारे देश के वीर जवान कानवाय पे एक विस्फोट होता है और वो मर जाते हैं। आज तक नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया, कौन था। हमारे देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चंद सेकेंड में बता देते हैं कि साहब ये ऐसे ऐसे पाकिस्तान ने किया है और ये हुआ है और इसने किया। लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए
कि साहब कैसे हुआ, किसने किया, कहां से किया, क्या सबूत है, किनको किया, अदालत को भी नहीं बता पाए। आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में कहा गया हम सर्जिकल स्ट्राइक और ये वो, और साहब मार के क्या है, सैटेलाइट पिक्चर कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। आर्मी ने भी आज तक क्लेम नहीं किया वहां कितने लोग मारे, लेकिन विश्व गुरु के भक्तों ने उड़ा दिया, यहां के गोदी मीडिया ने उड़ा दिया, साहब इतने मारा है। जो सैटेलाइट पिक्चर आई वो कहती है कि वहां पे कौआ मारा है और कुछ नहीं मारा। सेना ने कहा हम लाशें नहीं गिनते हैं, हम तो टारगेट पे हमला करते हैं जो हमें टारगेट दिया गया। अब वो सफल हुआ नहीं सफल हुआ इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। समझिए आप, यानी सबको ही अपना पल्ला झाड़ता दिखाई दिया, लेकिन विश्व गुरु कहीं नहीं दिखाई दिया। आजकल विश्व गुरु पिथौरागढ़ में एक वो कोई वहां से कैलाश दर्शन कर रहे हैं, सब कैलाश दर्शन कर रहे हैं। कैलाश पे चढ़ जाइए ना, जाने की भी तो यात्रा है, कैलाश की यात्रा होती है, मानसरोवर सरोवर की यात्रा करके आइए। वो नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव में उसका इस्तेमाल होना है, इसलिए वो कैलाश दर्शन कर रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगा के किनारे बांसुरी बजा रहे हैं। गजब, देश जल रहा है, देश भुखमरी में मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अय्याशी करता है। अय्याशी क्यों कह रहा हूं वो भी सुन ली। उस कैलाश दर्शन को गए, मंदिर पे जाने के लिए उस जगह पर रेड कारपेट बिछाया गया, रेड कारपेट, आप उसको देखिए। उसके बाद उनके विमान का जो खर्चा है, यदि उसकी बात कर देंगे तो हिंदुस्तान के एक दो नहीं आधा दर्जन राज्य अपने यहां के सारे गरीबों को साल 2 साल भोजन करा देंगे, कहीं पर किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। इतना खर्च करते हैं वो, अपने प्रचार पर इतना खर्च करते हैं कि उससे छोटे मोटे राज्यों का, नॉर्थ स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके जैसे स्टेट्स की रोटी चल जाएगी साल भर की। और उसके बाद यदि आप बात करेंगे उनके तमाम सारे और खर्चों का, तो इसी तरीके से है। तो अय्याश प्रधानमंत्री जो अपनी ब्यूटी पार्लर पे खर्च करता है, जो अपने खान पान पे खर्च करता है, जो और तमाम सारी चीजों पे खर्च करता है, और हमारा आपका जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उससे खर्च करता है, कोई उसकी मेहनत की कमाई नहीं। वो खुद कहता है कि वो तो भिखारी था, भीख मांगता था। तो आप इससे समझिए। और उसके बाद में पूंजीपतियों के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। आज मैं अपने गैस का कनेक्शन जो है ट्रांसफर कराने गया था, क्योंकि जो मुझे घर मिला हुआ था वो तो उन्होंने छीन लिया, दे तो सकते नहीं है, छीनना आता है। तो उसके बाद गैस का कनेक्शन चेंज कराना था। मैं गया तो वहां उन्होंने कहा किताब ले आइएगा, अपना पुराना वो ले आइएगा। मैं गया और सब दिया। उसके बाद बोले आप 118 रुपया जमा करा दिए। मैंने जमा करा दी। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा आप वहां चले आइए। मैंने कहा कुछ और नहीं देना, उन्होंने कहा नहीं देना। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब ये लोकल यही है तो मुझसे 118 क्यों लिए? तो साहब ये हम नहीं ले रहे हैं, ये भारत सरकार ले रही है, उसने नियम बनाया। मैंने कहा अच्छा, पहले तो नहीं था, पहले भी मैंने एक बार चेंज कराया था। कहा लेकिन अब ये है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैं उसके बाद दूसरी एजेंसी पे गया जहां मुझे कराना था, वहां कागज दिया, उन्होंने सब किया। उन्होंने कहा 180 रुपया जमा करा। मैंने कहा किस बात का? उन्होंने कहा आपकी वो किताब बनेगी, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो हमने कहा भाई किताब तो वहां उन्होंने ले ली। तो उन्होंने कहा उन्होंने ले लिया, अब नई आपको बनेगी। तो हमने कहा अच्छा, ये तो पहले 10 रुपए की बनती थी, यदि खो जाती थी तो। ये तो आप ही के यहाँ जमा हुई, इंडियन ऑयल में ही जमा हुई।
और उनका इससे मतलब नहीं, सरकार ने जो बनाया है वो आपको देना पड़ेगा। किताब के 60 रुपया, इसके इतने रुपया, और इस तरह से करके 180 178 बनते हैं, 2 रुपया, क्योंकि फुटकर नहीं थे तो वो भी चलेगा। आप समझिए, मतलब रोटी खाने के लिए हम वो भी करेंगे जो हमारे कागज, हमारा सब, हम सब कुछ दे रहे हैं, सिक्योरिटी पहले से दिए हुए हैं, सब कुछ दिए हुए हैं, उसके बावजूद दिए। तो ये उदाहरण बता रहा हूं कि जो काम मैक्सिमम जो खर्च आता था वो 50 रुपए का आता था, 1 रुपया नहीं पड़ता था किसी चीज का। जो किताब विताब खो जाती थी या और कोई चीज होती थी वो होता था इंस्पेक्शन, सब 50 रुपए। आज उसी का, क्योंकि मैंने 2012 में चेंज कराया था इसलिए कह रहा हूं, और आज 2023 में ये स्थिति है। तो आप समझिए कि किस तरीके से हर चीज में कैसे लूट लें आपको, उसका तो पूरा तरीका है। लेकिन आपको देंगे नहीं कुछ, कोई सुविधा नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ वो नहीं। तो यह एक सत्य है। उस शहर में जहां पर हम किस शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं, जहां हमने कोई सामान नहीं जमा कराना, ना सिलेंडर जमा कराना, ना रेगुलेटर जमा कराना, ना कुछ कराना, सिर्फ एक एजेंसी से कागज लेके दूसरे में देना है, और उसके बाद ये स्थिति। तो ये लूट का जरिया है। आपकी रोटी लूटेंगे, आपको भूखे मारेंगे, आपका रोजगार छीनेंगे, आपके घर परिवार को छीनने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा आप बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। तो हुजूर, जहां ये सरकार हो वहां पर सिर्फ नफरत पनपती है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको जोड़ो, सबको अधिकार दो, सबको रोटी का अधिकार दो, सबको खाने का अधिकार दो, सबको शिक्षा का अधिकार दो। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने पुराने लोग होंगे उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी और देश के टॉप टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़े, और उसके बाद में आज देश के लिए चंद्रयान से लेके सब कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चाहे पीजीआई हो, चाहे एम्स हो, चाहे जो मेडिकल कॉलेजेस हो, वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े डॉक्टर्स सबसे टॉप माने जाते थे। उन आईआईटीज के और दूसरे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे सबसे टॉप माने जाते थे, क्योंकि नेहरू ने सिखाया कि पढ़िए, स्वस्थ बनिए, आपके लिए हरित क्रांति लाए, आपके लिए औद्योगिक क्रांति लाए, आपके लिए दुग्ध क्रांति लाए। लेकिन इन्होंने क्या दिया? इन्होंने नफरत दी, नफरत की प्रयोगशालाएं दी, हिंसा दी, मणिपुर जैसे में आग लगवाई, और दूसरे देशों में जहां पर नफरत का खेल पनपता है वहां कूदे। इससे आप इनके पूरे खेल को समझ सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा खेल गंदगी में पनपता है, कीचड़ में पनपता है, और जो कीचड़ में इनका कमल पनपता है वो नफरत फैलाता है। तो इनके नफरत वाले खेल में फंसिए, या आप सोचिए इस देश के मुद्दों को उनसे भटकाने के लिए सारा खेल हो। इसलिए इस भुखमरी से निकलना है, क्योंकि इस भुखमरी से तब निकलेंगे जब इनको सही जवाब देंगे, सही सवाल करेंगे। जय